नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है देवेंद्र नगर। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल खंड एमपीपीएससी। इसमें हम सबसे पहले आज सिलेबस कवर करेंगे और जिसके बाद में हम इसमें से कुछ टॉपिक हैं जो पढ़ेंगे। जो जो आप ये रेखाएं देख रहे हैं, ये कल की जो वीडियो थी वो थोड़ी गलत बन गई थी मेरे हाथों से, तो उस कारण से फिर मैंने इसमें ऐसा कर दिया था। बाकी आज हो सकता है मैं सही बनाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का भौतिक स्वरूप और जलवायु। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप और जलवायु के बारे में। भारत के भौतिक स्वरूप में भारत का प्राचीन भौगोलिक ज्ञान क्या था, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। इस सबसे पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें इनके बारे में चर्चा करने के बाद फिर हम प्रमुख पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो कुल मिला के इस वाले में जो दिया गया है, पूरे इस इकाई 1 में दिया गया है, वो भारत के भौतिक स्वरूप और उसकी जलवायु के बारे में दिया गया है कि भारत का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है और उसकी जलवायु किस प्रकार की है। भारत में मिट्टियाँ का प्रकार और उनका वितरण बताया गया है। जलवायु, ऋतु, तापमान, जलवायु, ऋतुएं एवं तापमान, इनके बारे में बताया गया है। वर्षा के बारे में, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, ऊपरी वायु परिसंचरण, जेट स्ट्रीम, इनके बारे में हमें इसमें जानकारी मिलेगी। जलवायु संबंधित घटनाएं, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है जो जलवायु को प्रभावित करती है, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती है जो जलवायु को मतलब इस प्रकार से प्रभावित करती है कि मानसून अधिक होगा या मानसून कम होगा। तो उनमें हम पढ़ेंगे कि ला नीना, एल नीना और दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, द्विध्रुव एवं परिवर्तन परिणाम, इनके जो जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम होते हैं इनके बारे में हम इसमें सब जानेंगे, ठीक है। अब जिसके बाद में हम आते हैं इकाई 2, भारत कृषि एवं जल संसाधन। भारत में कृषि के बारे में हम जानेंगे और इस जल संसाधन के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे कि भारत में कौन सी फसलें प्रमुख हैं और उनका उत्पादन कहाँ और वितरण कितना कहाँ पे होता है। इसी में सिंचाई दिया गया है, सिंचाई की तकनीकों के प्रकार, सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं उनको जानेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। क्यों हमें ये आवश्यकता पड़ती है कि सरकार द्वारा बहुउद्देशीय ऐसी परियोजना चलाई जा रही है जो सरकार सिंचाई की तरफ एक अपना ध्यान भी केंद्रित करके रखती है। क्या किसान जो है सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध नहीं कर पाते या उन तक जल संसाधनों की पहुंच नहीं हो पाती, इन सभी मुद्दों को हम इसमें शामिल करते हुए यहाँ पे पढ़ेंगे। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत कृषि के लिए रणनीतियाँ। अब इसमें खाद्य सुरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम हरित क्रांति में हमसे जो भी गलतियाँ हुई, हमने जो भी वहाँ पे सीखा, उनको ना सीखते हुए, उनको जो गलतियाँ हुई उनको ना दोहराते हुए हमने द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की। सतत कृषि मतलब कृषि के हम इसमें वो रणनीतियाँ भी पढ़ेंगे कि एक स्थान पे एक खेती, किसी फसल की एक खेती 1 से 2 बार करनी चाहिए या 2 से फिर तीसरी बार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये फिर उसको बदल देना चाहिए। जैसे मान लो ये कोई खेत है, यहाँ पे गेहूँ बो रखा है, तो अगली फसल में हम इसमें चेंज कर देते हैं, सोयाबीन बो देते हैं, कोई और फसल बो देते हैं। फिर क्या अगली बार जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो वापस इसमें गेहूँ बोना है उस वाली फसल में, या फिर उस फसल को कुछ बदल के कुछ दूसरी फसल लगाना है। जैसे लहसुन लगा दिया, कुछ और हो गया, प्याज व्याज जो भी अपन लगाते हैं वो वाली फसल हो गई। तो यहाँ पे इनके बारे में भी हम जानकारी रखेंगे। जल संसाधन का संरक्षण, संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय जल नीति। हम इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जल संवर्धन पढ़ेंगे, वर्षा जल का संचयन क्यों आवश्यक है, क्यों हमें वर्षा जल के संचयन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। मान लो ये दक्कन ट्रेप है यहाँ पे, ठीक है। अब ये दक्कन ट्रेप है, यहाँ पे चट्टानें बहुत मजबूत होती है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक में ऐसा मतलब गाइडलाइंस जारी की गई है कि जल संचयन जरूरी है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वो है चट्टानें कठोर होने के कारण जल यहाँ से निकलकर सीधे समुद्र में, नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुँच जाता है। इसकी जो भूमिगत जल है उसमें कमी आ रही है। जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना, क्यों ज़रूरी है कि हम नदियों को आपस में जोड़ के देखें।
देखिए यहाँ पे जो नदियों को आपस में जोड़ना और राष्ट्रीय जल नीति, इनके माध्यम से सरकार जो है एक जगह से दूसरी जगह जल को पहुँचाती है, ताकि वहाँ पे जहाँ कृषि नहीं हो पाती है वहाँ पे कृषि का उच्च साधन प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं इकाई थर्ड में, भारत भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग। अब इसमें हम वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रकार, उनका वितरण कहाँ पर पाया जाता है, वनों के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे, ताकि इसकी हमें समझ हो सके कि कहाँ पे किस प्रकार के वन और कौन से यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज के बारे में और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख खनिज, कौन से खनिज कहाँ पे उपलब्ध होते हैं हमें और कहाँ पर इनकी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं लगी होती है। ऊर्जा संसाधन के बारे में हम इसमें जानेंगे। ऊर्जा संकट, हमें क्यों ऊर्जा संकट, मतलब ऊर्जा संसाधन से हम फिर ऊर्जा संकट पे आते हैं, और और गैर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे। ऊर्जा संकट क्यों उत्पन्न होता है? देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है जहाँ पे अधिक बिजली खपत होती है वहाँ पे, तो लोगों को, जहाँ पे अधिक बिजली खपत होती है वहाँ पे लोग अधिक अपने हिसाब से बिजली चलाते हैं, और जहाँ पे कुछ एरिया जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ बिजली के नाम पे सिर्फ खंभे होते हैं जिनमें कभी करंट दौड़ता नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ऊर्जा संकट को ऐसे भी देखना चाहिए कि ऊर्जा संकट क्यों हो रहा है। ठीक है। प्रमुख उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग। प्रमुख उद्योग, प्रसंस्करण और उद्योग। ठीक है। उद्योगों के बारे में जानेंगे कि इसमें हमारे जो देश है इसमें उद्योग किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कोई ऊर्जा संकट है या कोई संकट है किसी भी प्रकार का, तो उनसे हमें निपटना किस प्रकार चाहिए, उसमें हम देखते हैं इकाई फोर्थ में, जो कि इसमें बताया गया है आपदाएं और उनके तकनीकें, कि क्या तकनीकें हैं हम जिससे हम उनसे निदान पा सकते हैं। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़ित झंझा। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको सही कर लेना आप, तड़ित झंझावात को। ठीक है। जो कि ये आपदा हैं, इतनी सारी आपदा हैं, ओलावृष्टि और जो कोहरा है, ये आपदाएं ऐसी आपदाएं हैं जो कि प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, क्योंकि ये आपदाएं जो होती है ना वो कई कारण से हुए, भूल गया माता चौथ। ठीक है। तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब देखते हैं और आगे क्या है इसमें। पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी या भूमि प्रदूषण एवं उनकी रोकथाम, नियंत्रण, प्रबंधन, प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय, हम इनको सभी को इस इकाई में भी देखेंगे कि क्या जो उपाय हैं हम इन भूमि प्रदूषण। आजकल जब हमने देखा कि द्वितीय हरित क्रांति चलाई गई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, जिसमें भूमि प्रदूषण देखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की अधिकता होने के कारण अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया है ताकि फसल की अधिक वृद्धि हो सके। तो वहाँ पे भूमि जो प्रदूषण हुई है, भूमि जो प्रदूषण हुई है वो किस प्रकार से प्रदूषित हुई है, उनके बारे में हम जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास। हम देखेंगे कि भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमारा देश विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। क्या वो कारण है कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है? ठीक है। अब हम फिर इसमें जनसंख्या का दबाव संसाधनों पर किस प्रकार पड़ता है। देखो, अगर जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी तो कोई चीज़, किसी चीज़ की क्वांटिटी मान लो 5 है, जनसंख्या मान लीजिए 10 है, अगर जो ये 5 में से दो लोग ऐसे हैं कि वो चीज़ लेना चाहते हैं, तो ये 2 के पास होंगी और 1 के पास नहीं होगी। इसका मतलब 5 के पास तो वो चीज़ होंगी, 5 के पास नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पे अगर जो यहाँ पे 20 लोग हो गए तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई है, तो यहाँ पे इस जो चीज़ है, जो वस्तु है, उसका दबाव इस लोगों का दबाव इस चीज़ पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आप वस्तु है वो 5 रुपये की है, वो फिर यहाँ पे 10 रुपये की बिकेगी। तो इस प्रकार संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव पड़ता है। ग्रामीण शहरी प्रवास, ग्रामीण शहरी प्रवास में हम जानेंगे कि क्या ग्रामीण लोग ही शहर में प्रवास करते हैं या फिर और भी ऐसे लोग हैं कि जो शहरों से कहीं और प्रवास करते हैं। देखिए, शहर, इसके प्रमुख 4 प्रवास और होते हैं कि किस प्रकार से लोग प्रवास करते हैं।
आप देखिए मौसमी प्रवास भी होता है। मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे अधिक वर्षा होती है तो लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे, ऐसे क्षेत्रों में जाना पसंद करेंगे जहाँ पे वर्षा कम हो। ऐसे ही ऋतु पर प्रवास भी होता है। जब पक्षी प्रवास करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अधिक गर्मी के कारण पक्षी शीत स्थल पर जाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से प्रवास की अलग अलग जो है प्रस्ताव जो परिभाषाएं हो सकती हैं। भूगोल में उत्पन्न तकनीकी सुदूर संवेदना भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली GPS तथा इनके अनुप्रयोग उपग्रहों के प्रकार, हम इनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए आज मानव ने वहाँ पे भी चांद पे भी पहुँच गया। हमारी शुरू से ही ये जो जिज्ञासा रही है कि हम जाने कि यहाँ से पृथ्वी के बाहर भी और क्या है, तो उन तकनीकों का प्रयोग करते हुए हम उपग्रह तक भी पहुँचे हैं। अपनी जो जिज्ञासा है उसको बढ़ाने के लिए कि वहाँ पे कौन सी क्या चीज़ें पाई जाती हैं। GPS हम लाइव ट्रैकिंग सिस्टम में विश्वास करते हैं कि GPS क्या मतलब कि उसमें ये कि हम किसी भी चीज़ को एक स्थान से बैठ के दूर से ही उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं। मान लीजिए कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में कि कितने घर बने हैं, कहाँ पे बने हैं, तो हम इनकी अभी प्रधानमंत्री तो एक स्थान से वहाँ हर घर तो जा नहीं सकते कि यहाँ पे घर बना है, हाँ मैं विजिट करके आऊँ। तो उसमें क्या होता है कि जो ये प्रणालियाँ दी गई भौगोलिक सूचना प्रणाली, इनका माध्यम से प्रधानमंत्री वहाँ की जो लोकेटेड स्थान है वहाँ पे घर बना है या नहीं बना है उनका वो पता कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। सबसे बाद की जो इकाई है, पाँचवीं इकाई, हम इसको बाद में कवर करेंगे। मध्य प्रदेश का भूगोल हम 4 इकाई पढ़ने के बाद में कवर करेंगे और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अभी समझाया नहीं, इतना छोड़ दिया है क्योंकि हम इसको बाद में ही समझेंगे और इसको बाद में ही अच्छे से कवर करेंगे विस्तारपूर्वक, है ना। तो अब अपना ये हुआ सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अपन 4 से 5 क्लास अभी ऐसी लेंगे ताकि भूगोल विषय पे अपनी समझ विकसित हो सके। बाद में अपन जो है इसको भूगोल MPPSC के लिए स्टार्ट कर देंगे। 2 या 3 क्लास में अपन इसको ख़त्म करके आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि अपना बेस जो है कंप्लीट हो जाए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल की परिभाषा का। भूगोल का विकास कहाँ से हुआ। देखिए पाश्चात्य संस्कृतियों में सबसे पहले पाश्चात्य देशों में सबसे पहले इसका विकास हुआ। इसका विकास हमारे देश में भी उससे भी पहले हो चुका है, पर हमारे जो दार्शनिक हैं, जो हमारे धर्मगुरु ग्रंथ जो लिखे गए हैं, हमने उन पे इतना ध्यान नहीं दिया है। तो ये चीज़ें क्या हैं कि अभी तक हम तक इतना पहुंच नहीं पाई। कुछ जैसे कि इरेटोस्थनीज के इनके दूसरी शताब्दी में पाश्चात्य देशों में जो है भूगोल का अध्ययन इन्होंने करना शुरुआत किया। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से लिखते हैं कि भौतिक भूगोल का विकास पाश्चात्य देशों में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इरेटोस्थनीज के चिंतन में प्राप्त होता है। इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। पृथ्वी का प्रथम वर्णन ग्रीक चिंतकों के लेखनों में प्राप्त होता है। क्यों लेखनों में, उनके लेखनों में क्यों प्राप्त होता है भाई, हमारे लेखनों में क्यों प्राप्त नहीं होता। हमने कौन सी ऐसी कमियाँ छोड़ दी हैं कि जो हमारे लेखनों में यहाँ पे ये चीज़ें प्राप्त हमें नहीं दिखती है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सौरमंडलीय ज्ञान हमारे पास था, वायुमंडलीय ज्ञान हमारे पास था, जलमंडलीय ज्ञान हमारे पास था, स्थल मंडलीय ज्ञान हमारे पास था, पर्वतों के बारे में हमें सब प्रकार की जानकारियाँ थी, नदियों के बारे में हमारे पास ज्ञान था, मानव भूगोल विषय का ज्ञान हमें था, सांस्कृतिक भूगोल का हमें ज्ञान था। इन सभी चीज़ों को हमें ज्ञान होने के बाद भी ये चीज़ें हमारे देश से शुरुआत क्यों नहीं हुई उनकी, क्योंकि कि जब हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देंगे तो कहीं और तो शुरुआत होगी इन चीज़ों की। ठीक है, तो वहाँ से सर्वप्रथम दूसरी शताब्दी से पाश्चात्य देशों से इसका विकास हुआ। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थनिक एवं सामयिक विभिन्नताओं की अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन पर हम भूगोल में मतलब किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो पृथ्वी के जो ऊपर जो चीज़ें पाई जाती हैं हम उनका स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं कि कहाँ पे पर्वत, पठार, नदियाँ, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत संपूर्ण परिवेश स्थिति, समयकाल, सैद्धांतिक एवं अनुभाविक अध्ययन किया जाता है। इसमें तुलनात्मक संबंध, विरोधाभास परिभाषित करते हैं। अब इसमें जो दूसरी परिभाषा हमने यहाँ पे लिखी है उसमें हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत संपूर्ण परिवेश के हम किस परिवेश से आते हैं। देखिए मानव समाज में शुरू से ही ऐसा रहा है कि हम
अपनी प्रगति करें और अपने अंदर बदलाव करें। तो संपूर्ण परिवेश हम आज से 50 साल 100 साल पहले हम किस तरह से थे, हम किस तरह से खेती करते थे, आज वो स्थिति नहीं रही। 200 साल 1000 वर्ष पहले हम मानव जहाँ पे रहा है उसने उतने ही, जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है, इतनी जगह में रहता है, तो वो यहीं तक के भौगोलिक ज्ञान का अध्ययन करेगा। पर आज जब हम करते हैं तो हम ब्रह्मांड की ओर तक बढ़ जाते हैं कि हम देखते हैं कि समय कितना बदल गया है, कि आज हम पहले कोई मानव यहीं तक के ज्ञान को रखता था, सीमित था ज्ञान, क्योंकि कि इतनी उनको जानकारियाँ उपलब्ध नहीं थी, इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे। पर आज हम जो है सैटेलाइट के माध्यम से हम ब्रह्मांड तक को जानने की कोशिश करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उनका सैद्धांतिक तथा अनुभविक अध्ययन करना पसंद करते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल के उपभाग और उनका विभाजन अभी यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भू आकृति विज्ञान, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर चलने वाली सभी संरचनाओं बनने वाली सभी संरचनाओं, उनकी निर्माण प्रक्रिया, उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत कारकों पर आधारित होता है। अब पृथ्वी भू आकृति विज्ञान, हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं किसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर बनने वाली संरचनाओं और उनकी निर्माण प्रक्रिया। अब इसमें संरचनाओं में और उनकी निर्माण प्रक्रिया में देखिए, जब मान लो कोई हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो किस प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, हम उसकी प्रक्रिया को समझेंगे। उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब उनमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, फिर हम उनको भी देखते हैं। मान लो आज हिमालय इतना बड़ा है, उसके 50 साल 100 साल 200 साल 2000 साल बाद ये कितना बड़ा होगा या कितना घटेगा, हम उस प्रकार के अध्ययन करते हैं। भू आकृति विज्ञान संरचनाएं, अब इसमें हम 3 प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम की संरचनाएं, यहाँ संरचना पृथ्वी के प्रारंभिक काल में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब उस काल में पृथ्वी की ये संरचनाओं का निर्माण हो रहा था। काल में बड़े परिवर्तनों के कारण निर्मित होती हैं, जैसे महाद्वीपीय क्रेटेनिक संरचनाएं, महासागरीय धरातल। जब पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक स्थान पर संकुचित थे और जिसके बाद में ये अलग अलग होने लगे, कोई इधर जाने लगा, कोई इधर, तब इनमें महासागरीय धरातल बनने लगे। क्योंकि अब जब यहाँ से कोई प्लेट टूटकर दूर जाएगी तो यहाँ पे गर्त बनेगा, गहरे गर्त बनेंगे, गॉर्ज ऐसे, और फिर यहाँ पे जल भराव होगा। तो फिर यहाँ पे धरातल पर नवीन पर्वतों के निर्माण होंगे, नवीन सागरों के निर्माण होंगे, महासागरीय संरचनाएं बनेंगी, महाद्वीप बनेंगे, क्रेटेनिक संरचनाएं दिखाई देगी। द्वितीय क्रम की संरचनाएं, ये संरचनाएं प्रथम क्रम की संरचनाओं की अंतःक्रिया के कारण विकसित होती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि। अब देखिए, पर्वत की जो मैं प्रक्रिया है वो थोड़ा सा भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पर्वत, जब कोई 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, आपस में टकराने के बाद जब ये एक प्लेट इसके नीचे निमज्जित हो जाती है तो फिर ये अधिक गर्म लावा की वजह से यहाँ पे वलन के कारण लावा निकलता है और फिर यहाँ पे पर्वतों का निर्माण। और यहाँ पे फिर अगर ये लावा गाढ़ा होता है, जैसे शहद होती है, अगर इतना गाढ़ा होता है तो ये पर्वत का निर्माण नहीं करेगा, ये पठार का निर्माण करेगा। अगर ये तरल अवस्था में निकलेगा तो ये थोड़ा फैल जाएगा, अगर ज़्यादा तरल अवस्था में निकलेगा तो फैल कर ये पठार का निर्माण करेगा। तो अगर सीधे निकलेगा तो ये यहाँ पे पर्वतों का निर्माण करेगा। ठीक है। अब तृतीय क्रम की संरचना, इन संरचनाओं का निर्माण बाह्य धरातल पर अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण होता है, जैसे झील, नदियाँ, पठार। ठीक है, हिमानी स्थलाकृतियाँ। अब मैं इनमें आपको समझा देता हूँ कि तृतीय क्रम की जो संरचनाएं होती है, इसमें बाह्य धरातल पर जो भारी धरातल पर है, अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण उत्पन्न संरचनाएं होती हैं। अंतर्जात, सबसे पहले आपको समझना कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या होते हैं। अंतर्जात बल संवहनी धाराओं से निर्मित होता है और बहिर्जात बल जो है सूर्य के कारण जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके कारण निर्मित होता है। अब संवहनी धारा क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पर मैग्मा, बहुत ज़्यादा मैग्मा जमा हुआ है, लावा जमा हुआ है। यहाँ पे जो दुर्बल मंडल है, ये भूपर्पटी है, ये प्लेटें इस पर लगातार खिसकती रहती है, जहाँ से जो लावा निकलता है, निकल के बाहर जाके जमा होता है।
ठीक है, उससे ही पठार इनका निर्माण होता है। ये इसके कारण जो भी प्रक्रियाएं होंगी, जो भी संरचनाएं निर्मित होंगी, वो अंतर्जात बल के द्वारा निर्मित होंगी। बहिर्जात बल के द्वारा कौन सी निर्मित होंगी? जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे ये पर्वत का निर्माण हो चुका है। अब इस पर्वत पे यहाँ पे ऐसे ये बना था, पहले जब निर्माण हुआ था तब इसका ऐसे बना था। अब मान लीजिए यहाँ पे हिमस्खलन के कारण यहाँ पे ये चोटी कट गई है यहाँ से। अब ये कट गई तो ये कहलाएगी क्या? सार्क। जब ये यहाँ से कट के ऐसे चोटी नुमा आकृति बना लेगी त्रिभुजाकार, तो ये सार्क कहलाएगी। ठीक है, ये सार्क कहलाती हैं। इस प्रकार हम तृतीयक किरण की संरचनाओं को देखते हैं। अब कल के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद। मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी मानव भूगोल की शाखा हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उनकी आंतरिक संरचना के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बिग बैंग सिद्धांत के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।